हो गया। शुक्र जिला प्रभारी हो गया। प्रभारी जी हाँ, लो भाई लो लो जी। चलिए संयोजक जी चलो, शुक्रिया। ये देखिए, एक मिनट, देखिए अपना अपना सोचने का तरीका है। सरकारें पहले प्लानिंग्स बनाती है, ऐसे तो चाहे सारी सबकी पढ़ाई भी फ्री कर दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बात ये है कि भाई आप किसी बच्चे को कहाँ तक लेकर जा रहे हो। कई बार पहले ये मिडिल क्लास तक होती है, 10th तक भी होती है, अलग अलग पॉलिसीज बनते हैं, उस पॉलिसीज के आधार पे चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ के अंदर रहेंगे वही सब कुछ वो होता रहे, फिर तो सारी चीज़ें गड़बड़ आ जाएंगी। इसलिए हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेके चलना होता है, और ये प्लानिंग्स बनती है। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें सारी चीज़ों का बदलाव संभव है। बदलाव दोस्तों, मित्रों, सबको राम राम, नमस्ते। देखिए, 1947 से लेके और 2014 तक इस देश में एक बड़ी त्रासदी रही। इस देश के एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे नेता जिससे प्रेरणा लेके युवा आगे बढ़ सकते थे। इस देश की राजनीति में अलग तरह का एक विशेषता देखने को मिलती, और ये देश एक दबी हुई राजनीति से निकल कर एक ऐसी सौहार्द और दबंगता वाली राजनीति करके दुनिया के बहुत मजबूत मंच का सारथी भी हो सकता था। ऐसी संभावनाओं पर इसलिए चोट लगी कि हमने अपने नेताओं को समझा नहीं, उन नेताओं का आदर सत्कार और उनके जीवन को कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उस पर चलने की प्रेरणा नहीं दी। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक किया, जिसने 572 रियासतों को जोड़ के एक किया, इस देश को एक बनाया, इस देश को एक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, मजबूत बनाना, इस देश की ताकत उसको उभारना, जिसने ऐसी सोच के साथ काम किया हो, उस सोच को ही दफन कर दिया गया, उस सोच को कुचल दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुचल दिया या दफना दिया, क्योंकि कभी हम लोगों के सामने उस व्यक्तित्व का जो निचोड़ है वो कभी हमें बताया नहीं गया। कभी किसी ने, आपने भी नहीं पढ़ा होगा कि एक ऐसा नेता जिसने छोटे छोटे रजवाड़ों को अपनी काम करने की शैली से, अपने विचार से, अपनी स्वयं की उनकी बुद्धि कौशल की वजह से एक बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। देश के साथ जुड़ने के लिए सब लोग तैयार हुए हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने इस देश में वो काम किए कि जिसके कारण भारत और आगे बढ़ सकता था, मगर वो वहीं रुक गया। और एक ऐसी सोच इस देश में हैवी हुई जिसने प्रेरणा देने की बजाय, आत्मनिर्भर बनने की बजाय, हम लोगों का आत्म सम्मान बढ़ाने की बजाय हमें गिरावट की दलदल में लेकर गए। और गिरावट की दलदल में इसलिए लेके गए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। देश में पूरी दुनिया ने भारत को कहा कि आप मेंबर बनिए, और उन्होंने कहा कि हम तो सफेद कबूतर उड़ाएंगे और चाइना को बना दो इसका। वो बन गया, और वो बनने के बाद आज हमारी हालात क्या है। आज हम लोग जब वहाँ पे बात करते हैं, वोटिंग होती, तो हमारी वोटिंग वीटो पावर लगाकर काटने का काम कौन कर रहा है। इतनी बड़ी चीज़ जो भारत को मिल रही थी उसको ना लेना। दुनिया में हम खड़े होते, हम आगे बढ़ते, हम तरक्की करते, हमारे सारे रास्ते काटे गए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सोच ने
एक बहुत अच्छा प्रभावी कदम उठाया कि सारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर काम करेंगे। और इसके लिए जो इस देश को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्तित्व रहे हैं, जो प्रतिभाएं रही हैं, उनके बारे में देश की जनता को, हर जन जन को पता हो। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाया। आज सारी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं गुजरात में, और वो देखते हैं और वो प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए किस तरह से कौन सी चुनौतियों को पार किया है, उसमें कैसे हम लोग इस देश को आज़ादी दिलाए और आज़ादी के बाद आगे कैसे बढ़ाएं। तो बहुत बड़ा एक सपना था, बहुत बड़ी एक सोच थी, और उसी सोच के कारण वो विभिन्न जो रियासतें थी, तुरंत देश की आज़ादी मिलते उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए और एक देश बनाने के लिए पहले से ही इस प्रकार की भूमिका तैयार करके बैठा हो कि आज़ादी मिलते ही मैंने ये प्रायोरिटी पे काम करने हैं, तो उस व्यक्तित्व में इस देश के कृषि को लेके, इस देश के उद्योग को लेके, इस देश के युवा को लेके, इस देश के महिलाओं को लेके, इस देश के एजुकेशन को लेके कितने बड़े विचार रहे होंगे। और उन विचारों पर क्यों नहीं ये देश आगे चला, क्यों नहीं उन्होंने उस व्यक्तित्व की सोच को अडॉप्ट किया। तो ये एक इस देश के लिए दुर्भाग्य रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि उनकी 150वीं जयंती आ रही है, और उनकी 150वीं जयंती पर जन जन तक उनके विचार को पहुंचाना है। जन जन तक उनके विचार को पहुंचाने के लिए हर देश के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पद यात्रा निकालना, और उन पद यात्राओं के जरिए उसमें अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनको जोड़ना। कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ कलाकार होंगे, कुछ सामाजिक संगठनों के ऐसे लोग होंगे जो लगे रहते हैं हर वक्त, और कुछ ऐसे भी यंगस्टर हैं जो एक यूथ लीडरशिप, जिसको आइकॉन है जो हमारे यूथ के, उनको जो जिस जगह से जुड़ा हुआ है उस जगह पर, कुछ हमारे एनसीसी और एनएसएस के जो कैडर हैं कॉलेज में, स्कूल में, उनको भी सबको जोड़ के, और स्कूल्स, कॉलेज और आम सब समाज के लोग उन यात्राओं में सहभागी बनेंगे। और सहभागी बन के एक मैं कहूँगा कि इतना विस्तृत कार्यक्रम ये चलेगा, और ये 31 अक्टूबर से लेके शायद 26 नवंबर तक ये चलने वाला है। 26 नवंबर तक, 26 नवंबर तक शायद चलेगा। तो ये 26 नवंबर तक जब ये कार्यक्रम चल रहा है, तो संविधान दिवस के दिन तक, तो ये जो चल रहा है इसमें इस देश के हर नौजवान को ये पता हो कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमें कौन सी चुनौतियां और सामने आने वाली हैं, उन चुनौतियों के पार हमें कैसे जाना है। और लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने जिस निष्ठा के साथ, जिस बड़ी सोच के साथ, और जिस दबंगता और बिना डरे, बिना दबे, बिना किसी को डराए धमकाए भी अपनी सोच, अपनी कार्य करने की कार्यशैली के दम पर जिन्होंने इस देश को एक किया है, इस देश को एक मजबूत देश बनाया है, तो ऐसे ही हम लोग भी उनकी प्रेरणाओं को लेके आगे बढ़ें, और उनकी प्रेरणाओं से हम सीखें कि वास्तव में हमारे आने वाले दिनों में हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारी चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों के पार अगर हमें जाना है तो हमें कौन से रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, किन रास्तों पर हम लोग चलें कि हम लोग इस देश को फिर से एक महान देश बना सके। उसको एक टारगेट लेके रखा गया। टारगेट ये रखा गया कि भाई हमने जो आज़ादी ली है वो उसको हम इस अमृत काल से निकल के उसका स्वर्णिम काल भी बनाएंगे। जब वो 100 साल हो जाएंगे हमारे देश की आज़ादी को,
यानी 1947 से 2047 तक, 2047 तक हम लोग एक ऐसा भारत बनाएं, एक ऐसा श्रेष्ठ और एक ऐसा भारत बनाएं जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो, जो दुनिया का लीड कर सके, जो दुनिया की जरूरतों को समझ सके और उस पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। आज सारी दुनिया में युद्ध है, गृह युद्ध की स्थितियाँ छिड़ी पड़ी हैं, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कहीं गठजोड़ जमा रहा है। और ऐसी सारी परिस्थितियों में भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से सारी दुनिया को ये चुनौती दी है कि भाई तुम लड़ो झगड़ो, अच्छा नहीं है, ये शांति स्थापित होनी चाहिए, तुम मत करो ये सब काम। मगर वो मान नहीं रहे, वो उनकी ईगो होगी, वो उनकी सोच होगी। मगर भारत की सोच ये रही कि नहीं, जो शांति से हो सकता है, जो आपसी तालमेल से हो सकता है, वो सबसे बड़ा धन है। और भारत ने कहा कि भाई हम तो ना इधर है ना उधर है, हम सिर्फ मानवता के साथ हैं, हम तो विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि हमारा देश सारी दुनिया को लीड कर सके। वो लड़ रहे हैं और भारत इधर से सारी दुनिया को चुनौती दे रहा है 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम अपने देश को ताकतवर बनाएंगे। अब इसको लेके बहुत सारे लोगों को चिढ़ भी है, बहुत सारे देशों को भी चिढ़ है और बहुत सारे राजनेताओं को भी चिढ़ है कि ये किस तरह के सपने दिखा रहे हैं या किस तरह की राह पे चल रहे हैं। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेतृत्व करने वाली सोच को, ऐसा भारत को जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की विकराल परिस्थितियाँ चारों तरफ बन रही हैं सारी दुनिया में, सारी जगत में, हमें उन चुनौतियों को, उन चैलेंजों को भी समझना है और अपने देश के नौजवानों को, अपने देश की महिलाओं को, अपने देश के किसान को, अपने देश के व्यापारी को, हर वर्ग को हमने आगे बढ़ाते हुए भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के जीवन से कुछ सीखें जो वास्तव में इस देश को कुछ देकर गए थे। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको लेके पार्टी ने बहुत सारे प्रोग्राम सोचे हैं और वो क्या क्या प्रोग्राम हैं उसको लेके हमारे जो प्रवक्ता हैं वो एक बार ये आपको बताएंगे कि वो प्रोग्राम क्या क्या और कब से कब तक उसको शुरू करने वाले हैं। शुक्रिया, बताइए भैया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से हम सब लोगों के बीच में हमारे श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सारी बातें रखी। देश को उन्होंने कैसे एकजुट किया, सारे रियासतों को उन्होंने इकट्ठा करके एक अखंड भारत जो है बनाने का काम किया। उनकी सोच को, विचार को पूर्व की सरकारों ने वो महत्वता नहीं दी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद सबसे ऊंचा उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया। जैसा उनका कद होना चाहिए था उसी तरीके का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। और अगर सोच के देखें, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर वो रियासतें आज भी होती तो हमारी विरोधी ताकतों को, जो देश हमें देख के जो जलन की भावना लगा लो या हमसे जो कंपटीशन रखना चाहते हैं, उनके लिए कितना आसान होता हमारे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करने की। अफ्रीका में आप देखते हैं इस तरह के हालात। तो इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय मंत्री जी ने लगभग सारी बातें कह दी हैं, 31 अक्टूबर से और 25 नवंबर तक जिला स्तर पर पद यात्राएं होंगी, जिसके अंदर वो सारे योग और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, व्याख्यान होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा। इसी तरीके से ये जन जागरण का महायज्ञ की तरह से होंगे और इसी अभियान की तरह हम जुड़ के इसमें बड़े हमारे सेना के अफसर, रिटायर्ड लोग, समाज से जुड़े हुए, क्षेत्र से खिलाड़ी, सब लोगों को कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि दिवाली के बाद इस
वैसे तो 6 अक्टूबर से हमारे जो केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय है, मनसुख मांडविया जी जो इसके मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री, 6 अक्टूबर से ये सब कार्यक्रम मैराथन के रूप में और जगह से पूरे देश में शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद इसके अंदर और तेज़ी लाई जाएगी। आप सब लोगों को भी निमंत्रण है, आप लोग भी देश के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, तो सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से और लोगों को भी कि एक उत्सव की तरह से दिवाली जिस तरीके से हम सब लोग मिलके मनाते हैं, एक उत्सव की तरह से इसमें भाग लिया जाए और आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के महानता के बारे में आगे बताया जाए। बच्चे लगभग 200 हैं, लेकिन एक भी कमरा वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं। देखिए, आज मैं चाहूँगा कि हम लोग जिस विषय पे आए हैं उसी पे अपनी चर्चा रखें। ये जो चीज़ें हैं हमें भी पता है और हम लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति है क्या उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है क्या? अभी वर्तमान स्थिति देखते हुए पहले मेघालय की शिक्षा पद्धति चलती आ रही है, क्या हमारे नौजवान ये शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत नहीं है क्या? वैसे तो मैं इसकी बात का जवाब भी दे सकूँ, आपका भी दे सकूँ। देखिए, बदल दिया, आप भी अपडेट रहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने इसको पूरी तरह से अभी लागू कर दिया है। 2025 तक हम इस देश में प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का हमने संकल्प लिया था, हमने उसको पूरा किया है। अब ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बन गई, ये लागू होगी। इसका रिजल्ट अभी इसका रिजल्ट आना अभी शुरू होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई रिजल्ट हो जाएंगे। अब मेघालय कब शुरू कर गया था और कब जाके उसके परिणाम और दुष्परिणाम निकल के सामने आए हैं। हमने जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू की है उसका परिणाम बहुत जल्दी निकलेगा और हम लोग ऐसी एजुकेशन देने वाले हैं जिसमें +2 पास करने के बाद बच्चों को ये निश्चिंतता हो जाएगी कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या काम करना है, मैं किस दिशा में जाऊँ, है ना। तो उसके लिए उस तरह के करिकुलम, उस तरह के पाठ्यक्रम वो सब बढ़ने लग रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग उसमें उनको बना चुके होंगे और उनको लागू करेंगे। मंत्री जी, वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक कर देश को एक बनाया, लेकिन आज जातियों में बटे देश को आप कैसे एक करेंगे? ये आपके सामने चुनौती है। देखिए, बहुत सामाजिक बात कही आपने। ये समाज का एक बहुत बड़ा काम है। कभी भी कहीं भी जब परिवर्तन आते हैं तो सरकारों से नहीं आते। सरकारें तो सिर्फ कानून बनाएंगी, उसको लागू करेंगी, तो उससे परिवर्तन थोड़ी ना आना है। परिवर्तन तो समाज की इन्वॉल्वमेंट से होता है। और जिस दिन समाज ने यह ठान लिया कि हमने इस तरह की बीमारियों को या जाति पाति की इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो वो ख़त्म कर देगा। ऑलमोस्ट ख़त्म है। देखिए, पहले जिस तरह से जाति की बातें होती थी, जिस तरह के विचार अमर आप लोग सुनने को मिलते थे कि ये होता था वो होता था, बड़ी उम्र के लोग अमर आपको बताते हैं, आज वो नहीं है। आज कहीं ऐसा नहीं है कि भाई किसी को साथ बिठा के कोई रोटी नहीं खवा रहा है, कोई पानी नहीं पिला रहा है, कोई मिल के काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो राजनीति की जो गंदगी है, जो इस तरह की बात करके अपने हित साधना चाहती है, ऐसी जो सोच है उसको काटने में समाज की भूमिका मैं कहूँगा कि देर सवेरे बढ़ेगी और ज़रूर इस पर भी एक दिन विजय भारत करेगा। ब्यूरोक्रेसी में खींचतान सामने आई और एक IPS के सुसाइड मामले में भी जातीय रंग देने का काम किया गया। ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट अपनी बात कही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। वो जो निर्णय है, वो जो बात हुई है उस पर सरकार ने अपना स्टैंड लिया है। सरकार का भी 1 साल पूरा हो गया, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है। मैं कहूँगा कि 1 साल पूरा उपलब्धियों से भरा साल रहा है और जिस तरह की बात विपक्ष करता रहा है, विपक्ष के मुंह पर अब ताले लगे हुए हैं। ताले इसलिए लगे हुए हैं कि उन्होंने तो कभी कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, उनके पास करने वाली सोच और बुद्धि नहीं। इसलिए ठगी कैसे करे, चोरी कैसे करे, दलाली की दुकान कैसे बढ़ाए, इस तरह की सोच के साथ वो लोग सदा काम करते रहे हैं। इसलिए उनके पास विज़न नहीं था। बिना विज़न के लोग, और अभी भी वो हमारे ऊपर जो कटाक्ष करते हैं
कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, यहाँ पर ये बात होगी, वहाँ पर ये बात होगी। ये कोई इनके विचार थोड़े नहीं है, ना नीचे वालों के विचार है। ये एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर इनके नेता काम करते हैं और उसी स्क्रिप्ट पर इन लोगों को चलने के लिए कहा गया है। और ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। ये स्क्रिप्ट भी कई बार लिखी जाती है कि तुम अगर इस देश में जाति पाति की बात नहीं करोगे, ऐसी वैसी बात नहीं करोगे, तो ये देश टूटेगा नहीं, ये देश खराब नहीं होगा। ये देश अगर एक रहा, मजबूत रहा, तो आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इसलिए किसी के मंसूबों को पूरा करने में पूरी कांग्रेस लगी हुई है, पूरी कांग्रेस लगी हुई है। और इसलिए कह रहा हूं मैं ये कि इस कांग्रेस का बड़ा नेता कभी भी अपने देश में कोई बात नहीं बोलता। एक स्क्रिप्ट बाहर के लोग तैयार करते हैं, इसको बुलाते हैं, बुला के वहाँ दुनिया के मंच पे जाके बैठ के प्रायोजित कार्यक्रम में जाके बोलता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संविधान खतरे में है। अरे छाछ तो बोले छाल नहीं बोले जिसमें हजार छेद। तुम्हारा सारा खानदान इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने में लगा रहा, इस देश के संविधान को पाड़ के फेंकने में लगा रहा। राहुल गांधी, तू ही बता कि ये घटना आप सबको ही पता है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने एक ऑडियंस लेके आए थे, आते उसने बाहर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी के सामने ले लो मैं पाड़ के फेंकता हूँ, क्या ये संविधान? वो बोल रहा है, अभी भी निकाल के दिखाओ, आप उसको पूछो कभी उससे कि भाई ये क्या था, ये संविधान की रक्षा कर रहा है, तू संविधान को पाड़ रहा है। अरे तेरी दादी ने सारे लोकतंत्र की हत्या करी इस देश में। 1975 में इमरजेंसी लगाई, किसको छोड़ा बाहर? किसी समाज सेवी को बाहर छोड़ा हो, किसी प्रेस को बाहर छोड़ा हो, किसी नेता को बाहर छोड़ा हो। 19 महीने बिना वजह से जेल में डाल कर रखे, लठ मारे, लोगों को तोड़ के घेर दिया। कितने लोगों की तुमने अपने मंसूबे करने के लिए हत्या की। अब आप इस देश के लोकतंत्र को खत्म करो। मैं वही कह रहा हूँ, इनकी अपनी सोच नहीं है, किसी कांग्रेसी की अपनी सोच नहीं। देश विरोधी ताकतें जो इनके लिए स्क्रिप्ट लिख कर देती है, जो इस देश को तोड़ने के मंसूबे रखने वाले जो थर्ड फोर्सेज है, वो सारे इस काम पे लगे हुए और वो उसके एजेंडे पे लगे हुए। देश की जनता समझती है, इतनी बेवकूफ और पागल ना समझे कांग्रेस के लोग, इसलिए तुम बाहर और बाहर ही रहोगे। बोलो सवाल आया है, क्या सवाल आया? बीजेपी के वर्कर का एक भाई सवाल थोड़ी देर में है। करूंगा। एक साल में यो रिजल्ट आया, एक साल सरकार बने हो गई, मुख्यमंत्री के एक चपरासी की भी बदली निकल सकती। किसने कह दिया? मुख्यमंत्री ने कहा है। अरे उसने बोल दिया और हमने मान लिया। जो आदमी बोल रहा है उस आदमी ने सारी झूठ बोल कह रहा है ना। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो आपने कहा। देखिए एक सेकंड में बता रहा हूँ। अरे भाई जो आ रहा है वो गलत कर रहा है। उस आदमी ने तो बोला ना, जहां पर वो बैठा था उस जगह पे जिन लोगों के नाम ले रहे थे, अब वो जो झूठ बोल रहा है उसने तू सही मान रहा है। मुख्यमंत्री मतलब ये बोल रहा मेरे चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता, वो बोल रहा है ना। क्या हुआ यार? मंत्री अपना उपलब्ध एक मिनट। 10वीं क्लास तक कपड़े और किताबें दी जाती हैं सरकारी स्कूलों में। जी भाई। 12वीं क्लास के बाद में आपने कहा ना कि उनको अगर फ्यूचर देखना है तो 12वीं क्लास तक, 11वीं और 12वीं में उन्हें किताबें और कपड़े जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो क्यों नहीं दी जाती? क्या उनके माता पिता करोड़पति हो जाते हैं? देखिए एक मिनट, देखिए अपना अपना सोचने का तरीका है। सरकारें पहले प्लानिंग्स बनाती है। ऐसे तो चाहे सारी सबकी पढ़ाई भी फ्री कर दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बात यह है कि भाई आप किसी बच्चे को कहाँ तक लेकर जा रहे हो। कई बार पहले ये मिडिल क्लास तक होती है, 10th तक भी होती है, अलग अलग पॉलिसीज बनते हैं। उस पॉलिसीज के आधार पे चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ के अंदर रहेंगे वही सब कुछ वो होता रहे, फिर तो सारी चीज़ें गड़बड़ आ जाएंगी। इसलिए हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेके चलना होता है और ये प्लानिंग्स बनती है। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें सारी चीज़ों का बदलाव संभव है, बदलाव संभव है। मंत्री उपलब्धि आपके बारे में गोहाना को ही है, तो क्या अभी तक ये प्लानिंग नहीं हो पाई? कौन सी प्लानिंग? सवाल भाई ने अभी किया, क्या फ्री होनी चाहिए या बिल्कुल बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को फ्री पढ़ा रहे हैं। और बेटियों को नहीं, आपको नहीं पता होगा तो अभी हमने वो भी कर दिया है। हर बेटी को पढ़ाने के लिए कॉलेज उसको दूर ना जाना पड़े। आज तक 78, 72, 73 कॉलेज से ज़्यादा नहीं थे, अब 80 कॉलेज तो हमने अभी बना के दिए हैं। और हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बना के दिया है। और 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज, ये कोई छोटी बात नहीं है कहने के लिए। तो जो लोग 50-55 साल से राज करे तो 72 कॉलेज बना पाए, हमने मात्र 10 साल में ही 80 कॉलेज बना के उनको उपलब्ध करा दिए। ये मेरे को ये इसको रखने का